The subspaces of the n-dimensional Euclidean space. कोई आपके पास H एक सेट है, दिस इज अ सबसेट ऑफ Rn. इस सेट को हम सब स्पेस कहते हैं अगर उसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करें. फर्स्ट, जीरो H के अंदर मौजूद होना चाहिए. जीरो वेक्टर ये इस H के अंदर हो. फिर कोई से दो एलिमेंट्स लें इस H में से, तो इसको जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास H में आना चाहिए. इट मीन्स कुलर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. यानी कोई से दो एलिमेंट्स लें, उनका सम करें तो रिजल्ट आपके पास H में ही आए. और थर्ड कंडीशन ये है कि कोई आपके पास एलिमेंट H का है, सपोज दैट U, और कोई स्केलर हो, तो स्केलर को जब आप U से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट H में आना चाहिए. अगर ये तीन कंडीशंस होल्ड करती हैं तो देन दिस H इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ Rn. जीरो उसके अंदर मौजूद हो, एडिशन क्लास से क्लोज्ड हो, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर इज आल्सो क्लोज्ड. अगर ये तीन कंडीशंस होल्ड करती हैं देन द सेट इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, दैट इज Rn. तो कोई भी आपके पास सेट हो तो आपने तीन प्रॉपर्टीज इसके अंदर प्रूव करनी है. अगर तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो ये सब स्पेस हो जाएगी. एग्जांपल देखते हैं. स्पैन V1 V2 which is denoted by H. Suppose that V1 और V2 हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में से, और इसके इन इन दोनों वेक्टर से जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनते हैं, that is span V1 V2, all the linear combinations of V1 and V2 is denoted by span V1 and V2. यानी स्पैन V1 V2 के अंदर अगर मैं एलिमेंट्स लिखूं तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे स्पैन के अंदर? X एक अगर एलिमेंट है इस सेट में, this X can be written as a linear combination of V1 and V2. C1 V1 plus C2 V2. Where C1 and C2 both belongs to R in this case. फील्ड के एलिमेंट्स हैं ये. अगर इसका नाम है H रखूं तो दिस H इज अ सबस्पेस ऑफ Rn. अब तीन कंडीशन जहां पे प्रूव करनी है, अगर तीनों कंडीशन जहां पे प्रूव हो जाती हैं तो ये जो H है ये सबस्पेस बन जाएगा. देखिए जीरो इसके अंदर मौजूद है, जीरो बिलोंग्स टू H. क्यों जीरो इसमें मौजूद है? क्योंकि जीरो को आप लिख सकते हैं दिस जीरो वेक्टर विच इज इक्वल टू 0v1 प्लस 0v2. इसलिए फर्स्ट कंडीशन होल्ड करती है. जीरो, ये जो जीरो वेक्टर पहली कंडीशन है, जीरो उस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए. जी हाँ मौजूद है, क्योंकि ये जीरो स्केलर है, ये भी जीरो स्केलर है. तो स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर जीरो इंटू वेक्टर इज आल्सो वेक्टर, तो ये आपके पास नल वेक्टर आ जाएगा. तो जीरो को आप V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इसलिए जीरो इस सेट के अंदर इस H के अंदर मौजूद है. सेकंड, एडिशन के लिहाज से ये क्लोज होना चाहिए. अगर आप दो एलिमेंट्स ले लें, फॉर एग्जांपल y1 एंड y2, दो एलिमेंट्स इस H में से ले लें y1 एंड y2, क्या इनका जो सम है वो भी इस H में मौजूद है? ये हमने प्रूव करना है. अगर y1 H में मौजूद है तो y1 को आप V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं. C1 V1 प्लस C2 V2 where C1 and C2 are scalars, और y2 span
V1 V2 में मौजूद है, इसलिए स्केलर आपके पास आएंगे D1 V1 प्लस D2 V2, where D1 and D2 आर स्केलर्स। तो इन दोनों का सम Y1 प्लस Y2, इन दोनों का सम क्या V1 और V2 के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है? जी हाँ, लिखा जा सकता है। इन दोनों का सम करें तो C1 प्लस D1 इंटू V1 प्लस C2 प्लस D2 इंटू V2। और C1 और C1 और D1 ये स्केलर्स हैं, तो आपके पास एक नया स्केलर आ जाएगा, क्योंकि फील्ड के एलिमेंट्स हैं तो फील्ड उस टाइम होता है जब ये एडिशन क्लास से क्लोज्ड हो। तो C1 D1 इन दोनों का सम आपके पास एक स्केलर आएगा, तो ये आपके पास स्केलर है इंटू वेक्टर V1, ये भी आपके पास स्केलर है इंटू वेक्टर V2। तो Y1 और Y2 को आप V1 और V2 के लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं विद वेट्स C1 प्लस D1 एंड C2 प्लस V2। तो सेकंड कंडीशन होल्ड करती है। थर्ड कंडीशन, कोई आप एक एलिमेंट लें, मसलन Y1, इसको आप V1 और V2 के लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कोई स्केलर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होल्ड करती है, तो ये भी आपके पास स्केलर आ जाएगा इंटू V1 और दूसरा भी आपके पास स्केलर आ जाएगा इंटू V2। तो थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे होल्ड करती है, इसलिए दिस H इज अ सब स्पेस ऑफ Rn। क्योंकि जीरो इसके अंदर मौजूद है, दो वेक्टर्स लें, उनका सम करें तो जो नया वेक्टर आता है वो भी V1 और V2 के लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस हो सकता है, आ जाता है। और थर्ड कंडीशन, स्केलर इनटू वेक्टर इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ H। सो थ्री कंडीशंस आर होल्ड्स, देयरफॉर H इज अ सबस्पेस ऑफ Rn। सेकंड देखें, नल कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस। The column space of a matrix A is the set A is the set column A of all linear combinations of the columns of A। कॉलम ऑफ ए के जितने भी लीनियर कम्बिनेशन बनते हैं उनको एक सेट की फॉर्म में लिखें, दैट इज कॉल्ड कॉलम स्पेस। मसलन अगर ए हमारे पास सपोज दैट एक मैट्रिक्स है A1 A2 एंड A3, सपोज दैट थ्री वेक्टर्स हैं। अब कॉलम ए all the linear combinations of the columns of A, इन अगर यहाँ पे कोई x एक एलिमेंट है, then this x can be written as a linear combination of A1 A2 A3 Ci Vi A Ci Ai, I varies from 1 to 3 इस केस के अंदर, और Ci यहाँ पे स्केलर्स हैं, Ci belongs to R scalars and I 1 2 और 3। तो ये भी आपके पास एक सब स्पेस बनती है। कॉलम ए के अंदर क्या होते हैं, जो ए के अंदर कॉलम्स हैं उनके लीनियर कम्बिनेशन बनाएं और उनको सेट की फॉर्म में लिखें, दैट इज कॉल्ड कॉलम ए, ऑल द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। तो ये भी सब स्पेस बनती है। इसके अंदर भी देखें जीरो मौजूद है, क्योंकि जीरो को आप लिख सकते हैं 0A1 प्लस 0A2 प्लस 0A3। इसी तरह कोई दो एलिमेंट्स लेंगे, उनका सम भी इसमें मौजूद होगा, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए। देयरफॉर कॉलम ए इज अ सबस्पेस ऑफ Rn। इसी तरह जो नल स्पेस है, all the solutions of the homogeneous equation, that is Ax is equal to 0,
होमोजेनियस इक्वेशंस के जितने भी सॉल्यूशंस बनते हैं उनको एक सेट की फॉर्म में लिखें, दैट्स कॉल्ड द नल स्पेस. The null space of a matrix A is the set null A of all solutions to the homogeneous equation Ax equal to 0. Ax equal to 0 के जितने भी solutions बनते हैं उनको एक सेट की फॉर्म में लिखें, दैट इज कॉल्ड नल ए. और ये भी सब स्पेस बनती है. क्यों? जीरो, ये होमोजेनियस इक्वेशन है और होमोजेनियस इक्वेशन में जीरो इसका सोल्यूशन होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन. तो जीरो इसके अंदर मौजूद है, दो एलिमेंट्स लेंगे, उनका सम करें और ए ऑपरेट करें तो रिजल्ट आपस में सेम आएगा, यानी वो भी जीरो को मैप करेगा. और स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ नल ए. तो यहाँ पे तमाम कंडीशंस होल्ड करती हैं, देयरफॉर नल ए इज अ सबस्पेस ऑफ और एन. अगर यहाँ पे ए हमारे पास एक मैट्रिक्स हो जिसमें कॉलम्स की तादाद n है, विद कॉलम्स इन आर m, जो A1 है इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो m आएंगे. ये n यहाँ पे वेक्टर्स हैं, n यहाँ पे वेक्टर्स हैं, कॉलम्स की तादाद n है, लेकिन जो A1 है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? ये हमारे पास m वेक्टर्स आएंगे, m कंपोनेंट्स आएंगे. Then column A is the same as span A1, A2, A3. The column space of an M cross N matrix is a subspace of A. When A has n columns, the solution of Ax equal to 0 belongs to Rn. अगर यहाँ पे A के अंदर n कॉलम्स होंगे तो जो सॉल्यूशंस आएंगे उसकी जो डायमेंशन है वो nth डायमेंशनल स्पेस को बिलोंग करेंगे. एंड द नल स्पेस ऑफ A इज अ सबस्पेस ऑफ Rn. सो द नल स्पेस इज सबस्पेस ऑफ Rn. यहाँ पे जो कॉलम स्पेस है ये कॉलम स्पेस ऑफ A, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये Rm को बिलोंग करते हैं. और जो नल स्पेस के एलिमेंट्स हैं, नल स्पेस के एलिमेंट्स हैं ये Rn को बिलोंग करते हैं. अब बेसिस क्या होती हैं? A basis for a subspace H of Rn is linearly independent set in H that spans H. एक तो वो जो सेट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो वेक्टर्स हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और पूरी की पूरी स्पेस उनसे जनरेट हो रही हो. दो कंडीशंस हैं, एक तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हों और पूरी की पूरी स्पेस उन्हीं वेक्टर से जनरेट हो रही हो, यानी उसका कोई एलिमेंट हो उसको आप उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकें. देन दैट सेट इज कॉल्ड अ बेसिस फॉर दैट स्पेस. The set E1, E2, En is called the standard basis for Rn. मसलन Rn, R2 अगर हम ले लें, R2 इसमें जो E1 है that is 1 0. इसे हम I का नाम देते थे, I यूनिट वेक्टर. और E2 that is 0 1, जो छोटी क्लासेस में J यूनिट वेक्टर. अब कोई भी आपके पास वेक्टर हो, मसलन 2 3, इस 2 3 को हम लिख सकते हैं 2 यूनिट्स अलोंग x एक्सिस एंड 3 यूनिट्स अलोंग y एक्सिस. तो कोई भी आपके पास एलिमेंट मौजूद हो उसको आप E1 E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या
E1 और E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई वेक्टर x हो, x1, x2, where x1 and x2 are scalars, तो इसको हम लिख सकते हैं x1 I यूनिट वेक्टर प्लस x2 j यूनिट वेक्टर। अभी I1 का नाम हमारे पास E1 है, प्लस x2 और j यूनिट वेक्टर का नाम हमने लीनियर अलजेब्रा में E2 रखा हुआ है, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2। तो कोई भी आपके पास पॉइंट मौजूद हो, उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास पोजीशन वेक्टर आएगा। उस पोजीशन वेक्टर को आप या उस पॉइंट को आप E1 और E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और E1 और E2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि कोई ऐसा स्केलर मौजूद नहीं है जिसको मैं E1 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास E2 आ जाए, और E2 से मल्टीप्लाई करूँ तो E1 आ जाए। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और पूरी की पूरी जो R2 स्पेस है ये E1 और E2 से जनरेट होती है। यानी कोई भी एलिमेंट आप R2 का लें, उसको आप E1 और E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लिहाजा दीज आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड बेसिस। ये जो E1 और E2 हैं, दीज आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2। तो बेसिस के अंदर दो कंडीशंस हैं। एक तो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी वो जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हों, और जो स्पेस है उसका हर एलिमेंट उन्हीं वेक्टर से जनरेट हो रहा हो, उन्हीं वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा सके। देन दैट सेट इज कॉल्ड अ बेसिस फॉर दैट स्पेस। अब हम बेसिस फाइंड कैसे करेंगे? अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स मौजूद है, और हमने कॉलम्स ऑफ ए और नल ऑफ ए की बेसिस फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर द बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4x4 का एक मैट्रिक्स है। फर्स्ट जो कॉलम है इसका नाम A1, सेकंड कॉलम A2, थर्ड कॉलम A3 और फोर्थ कॉलम आपके पास A4 है। अब ये A4 कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं, तो क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं? पहले हमने ये प्रूव करना है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, या कौन से जो जो कॉलम्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करें रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। इस ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करें रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में। जब हम रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो वहां से हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कौन से वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और कौन से वेक्टर्स दूसरे वेक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में नॉन जीरो नंबर नीचे सब जीरो लेके आएंगे। पहले हम एचेलॉन फॉर्म में से कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 नीचे सारे जीरो लेके आते हैं, तो ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाएंगे। सेकंड रो के अंदर चेंज आएगी, थर्ड रो के अंदर और फोर्थ रो के अंदर। तो R2 प्लस 3 टाइम्स R1, सेकंड R3 माइनस 2 टाइम्स R1, और R4 प्लस 4 टाइम्स R1। ये हम ऑपरेशन इस पे लगाएंगे, 0 0 0। और ये जो सेकंड कॉलम है इसकी भी एंट्रीज हमारे पास 0 आ चुकी हैं। सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे। और यहाँ पे 0 लाने के लिए, 10 की जगह 0 लाने के लिए R4 माइनस 2 टाइम्स R2, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। और 5 के नीचे 0 लाने के लिए R4 माइनस R3, ये भी 0 हो जाएगा। और ये 0 हो चुका है। अब ये 1, यहाँ पे 1 लेके आ सकते हैं, 5 से डिवाइड कर दें, 1/5 R2 और 1/5 R3, ये भी 1 आ चुका है। अब ऊपर सारे 0 लेके आने हैं, तो यहाँ पे ऑपरेशन लगेगा R2 R1 R1
प्लस 4 टाइम्स R3 एंड R2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 R3। तो ये ज़ीरो हो चुके हैं, जो बाकी एंट्रीज हैं हमारे पास ये आएंगी। और R1 माइनस 2 टाइम्स R2 यहाँ पे ज़ीरो लाने के लिए। तो ये जो स्टेरिक है ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में है, क्योंकि ऐसी रो जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो है वो लास्ट पे है, यहाँ लास्ट पे है। और लीडिंग एंट्रीज हमें नज़र आ रही हैं, ये लीडिंग एंट्रीज हैं। लीडिंग एंट्री से नीचे तमाम एंट्रीज जीरो हैं और ऊपर भी जीरो हो चुकी हैं, और लीडिंग एंट्री 1 है। तो ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है। अब यहाँ पे देखें, जो जो हमारे पास थर्ड कॉलम है और फोर्थ कॉलम है, कोई ऐसा स्केलर मौजूद नहीं है जिसको मैं थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास फोर्थ कॉलम आ जाए, या फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास थर्ड कॉलम आ जाए। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो अगर इनका नाम, सबका नाम मैं रखूँ B1, B2 और थर्ड को B3 और फोर्थ को B4, B1, B2, B3, B4, तो हम नोटिस करें कि यहाँ पे जो B3 और B4 हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, जबकि B1 और B2 ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। और किस पे डिपेंड करते हैं? ये B3 और B4 पे डिपेंड करते हैं। ये हमारे पास B1, B2, B3, तो B1, B3, B4 आर लीनियरली, B1 इज आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि B1 में यहाँ पे 1 मौजूद है और कोई ऐसा स्केलर नहीं है जिसको आप B बी B2 B3 और B4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास रिजल्ट B1 आ जाए। सो B1, B3 और B4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, जबकि B2 लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर मैं फर्स्ट कॉलम को यानी B1 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा B2। सो B2 इज इक्वल टू -3 टाइम्स B1, यानी B1 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास B2 आ जाएगा। सो B1, B3, B4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, जबकि B2 लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये तीन वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब क्या इस स्पेस का हर एलिमेंट इन्हीं तीन वेक्टर से जनरेट होता है? सेकंड कंडीशन जो है, अगर सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी तो ये बेसिस बन जाएंगे। तो therefore A1, A3, A4 are linearly independent vectors while A2 is linearly dependent। अब यहाँ पे जो वेक्टर्स हमने प्रूव किए हैं कि B1, B3 और B4 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और B2 लीनियरली डिपेंडेंट है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसमें जो वेक्टर्स A1, A2, A3, A4 हैं, यहाँ पे A1, A3 और A4 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, जबकि A2 लीनियरली डिपेंडेंट है। और ये A2 को हम लिख सकते हैं A1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में। कैसे? A1 विच इज इक्वल टू A2 is equal to -3 टाइम्स A1। चेक कर सकते हैं कि जब हम फर्स्ट कॉलम को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास सेकंड कॉलम आ जाएगा। सो A2 इज इक्वल टू -3 टाइम्स A1। तो A1, A3 और A4 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, जबकि A2 लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हमने तीन वेक्टर्स फाइंड कर लिए हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब क्या पूरी की पूरी जो स्पेस है इन तीन वेक्टर से जनरेट होती है? अगर तीनों वेक्टर से जनरेट होगी तो ये बेसिस बन जाएंगी। तो A2 इज इक्वल टू -3 टाइम्स A1। अब कोई भी एलिमेंट हो कॉलम स्पेस A का, तो उस X को आप
कॉलम्स ऑफ ए की लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट्स द बेसिक डेफिनेशन। कॉलम ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं जिनको आप कॉलम्स ऑफ ए की लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो C1A1 प्लस C2A2 प्लस C3A3 प्लस C4A4। यहाँ पे A1 एज इट इज, A2 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है -3A1, -3A1 पुट कर दी, A3 और A4। यहाँ से C1 -3 टाइम्स C2 इंटू A1, यहाँ से A1 कॉमन ले लिया, A3 और A4। अब देखें कोई भी x हो जो कि कॉलम ए का एलिमेंट है, उसको आप A1, A3 और A4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और A1, A2, A1, A3, A4 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। दीज आर द बेसिस। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। हमने पहले प्रूव कर लिया कि A1, A3, A4 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और कॉलम ए का हर एलिमेंट इन्हीं तीन वेक्टर से जनरेट हो रहा है, इन्हीं तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसलिए ये जो तीन वेक्टर्स हैं, these are called the basis for column space A. So A1, A3, A4 spans column A, and therefore A1, A2, A3 this set is a basis for column A. तो बेसिस कॉलम ए की बेसिस अगर हमने फाइंड करनी है, ए हमारे पास मौजूद होगा। हमने कॉलम ए को नाम दे देना है A1, A2, A3 अप टू AN। अब देखना है कि क्या ये सारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। कौन कौन से वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं? उसका तरीका ये है कि आप ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करें रिड्यूस्ड एचेन फॉर्म में, वहां से हमें पता चल जाएगा कि कौन से वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और कौन से वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं। वन के करस्पॉन्डिंग देखें, रिड्यूस्ड एचेन फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जो पिवट पोजीशन हमारे पास आएंगी, पिवट पोजीशंस के करस्पॉन्डिंग, ये देखें ये पिवट पोजीशंस हैं 1, 1 और 1। तो ये पिवट पोजीशंस के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स में वेक्टर्स होंगे, दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। बाकी सारे के सारे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और दूसरी कंडीशन, क्या उस स्पेस का हर एलिमेंट उन्हीं वेक्टर से जनरेट हो रहा है? अगर जनरेट हो रहा हो तो दैट्स कॉल्ड द बेसिस। नाउ बेसिस फॉर नल ए। नल ए के अंदर सॉल्यूशंस होते हैं, होमोजेनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं। कौन से होमोजेनियस इक्वेशन? Ax = 0। तो बेसिस फॉर नल ए, Ax = 0 के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको नल ए में लिख सकते हैं। नल ए के एलिमेंट्स वो आएंगे। नल ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे? इस Ax = 0 के जितने सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशन क्या है? x सॉल्यूशन है। तो अब Ax = 0, यहां से हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको रिड्यूस्ड एचेन फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। तो जो हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स आता है रिड्यूस्ड एचेन फॉर्म में, यहाँ पे देखें जो x1, x3 और x4 दीज आर कॉल्ड दी बेसिक वेरिएबल्स और बाकी तमाम के तमाम फ्री हैं। x1, x3 और x4 और बेसिक वेरिएबल्स, बाकी सारे के सारे फ्री हैं। तो x1, x3 and x4 और द बेसिक वेरिएबल्स, जबकि x2 फ्री वेरिएबल है। तो पिवट पोजीशंस के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स हैं वो बेसिक हैं, बाकी सारे के सारे फ्री हैं। तो हमने बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल फाइंड करनी है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से x1 - 3x2 + 2x3 = 0। यहाँ से x1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x2 और x3 ये आ चुकी है। x3 की वैल्यू 0, x4 की वैल्यू 0, so x1 = 3x2। तो x = x1, x2, x3, x4, 4 यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। x2 की वैल्यू 3x2, सॉरी x1 की वैल्यू 3x2, x2 फ्री वेरिएबल, x3 की वैल्यू 0 और x4 की वैल्यू 0। तो x2 कॉमन ले लें, x2 × d वेक्टर। अब d वेक्टर एक ही वेक्टर हो और वो नॉन जीरो हो तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। एक ही वेक्टर हो और वो नॉन जीरो हो तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और इस स्पेस का कोई भी एलिमेंट, ये कोई भी एलिमेंट x है, उसको आप
डी के लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिहाजा ये जो डी है, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पेस का हर एलिमेंट इसी वेक्टर से जनरेट होते हैं, लिहाजा लिहाजा दिस 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 वेक्टर डी is the basis for null space of A. So D is equal to 3, 1, 0, 0 is the basis for null A. So dimension of null A, which is equal to 3, which is equal to 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट है इसलिए इसकी डायमेंशन क्या है 1। और कॉलम स्पेस में जो बेसिस की तादाद थी वो 3 थी, लिहाजा डायमेंशन फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए विच इज इक्वल टू 3। और डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए को रैंक ए कहते हैं। Dimension for column space of A, that is called the rank of A, that is 3। and और ये एक important theorem है, rank theorem, कि rank A plus dimension of null space of A which is equal to number of columns in A। rank A plus dimension of null space of A which is equal to number of columns in A। और यहाँ से देख सकते हैं इसका rank कितना है 3 और dimension of null space of A that is 1 और number of columns यहाँ पे 4 हैं, तो 3 plus 4 which is 3 plus 1 which is equal to 4। So that is the rank theorem। If a matrix A has n columns, then rank of A plus dimension of null space of A which is equal to n। तो इस वजह से हम डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं और बेसिस भी फाइंड कर सकते हैं नल स्पेस और कॉलम स्पेस की।